Hello students, good morning all of you. I am Rakesh Sihab. I am the teacher of physics in Sri Krishna Pranami Senior Secondary School, Mandi, Azampur. I will teach you physics. Now we will discuss about the first chapter of physics of class 9th. First chapter of physics is motion. Motion. In which class? 9th class. 9th क्लास, ठीक है बेटा। तो 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वो कौन सा है? मोशन। तो मोशन, सबसे पहले मोशन के बारे में हमें पता होना चाहिए मोशन क्या होता है। फिर हम मोशन से रिलेटेड जो कुछ एक फिनोमेना है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मोशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। हम किसी ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे कि ये रेस्ट में है, कब कहेंगे कि ये मोशन में है। तो सबसे पहले मान लो एक पत्थर था। क्या था? एक पत्थर था, एक स्टोन था। स्टोन था, हमने इसको सुबह देखा कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे देखा? 10 बजे देखा। कहाँ पे रखा हुआ था? पॉइंट ए पे, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमने काम कितने बजे देखा? 11 बजे देखा। कहाँ पे रखा हुआ था? वहीं पे पॉइंट ए पे। उसके बाद में हमने कितने बजे देखा? शाम को 2 बजे देखा दोपहर में। कहाँ पे था? उसी पॉइंट पे। कहाँ पे था? उसी पोजीशन पे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो स्टोन है ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कि अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? रेस्ट में। लेकिन दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। कौन सा लेंगे? कि एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास यहाँ पे, हमने सुबह 10 बजे देखा, यहाँ पे था 10 AM पे, ठीक है। 11 AM पे हमने देखा, कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। 12 बजे हमने देखा, कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी आ गई, ये पोजीशन सी आ गई। तो हमें क्या पता चल रहा है कि 10 AM पे यहाँ पे था, 11 AM पे यहाँ पे था, 12 AM पे यहाँ पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? टाइम के साथ क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ क्या कर रहा है? ये पोजीशन चेंज। तो जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज करता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। तो क्या कहेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मोशन की डेफिनेशन हम क्या देंगे कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट, या फिर क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with respect to time, with respect to another objects,
क्या है, ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स की, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तुलना में, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब ये जो एक और लाइन आई है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स, इसका मीनिंग समझो बेटा क्या होता है। मान लो आप किसी बस में जा रहे हैं, मान लो आप किसी बस में जा रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे कोई दूसरी सवारी खड़ी है, बस क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रही है, क्या कर रही है, आगे की तरफ है मूव कर रही है। तो यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो क्या आपको ये चलता हुआ दिखाई देगा क्या? आपके बीच की डिस्टेंस पहले भी 2 मीटर थी, थोड़ी देर बाद में भी 2 मीटर होगी, तो इस आपकी पोजीशन आपस में क्या है, चेंज नहीं हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में मोशन, रिलेटिव मोशन है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर बाहर से खड़ा कोई तीसरा पर्सन इनको देखता है तो क्या दिखाई देंगे, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप क्या कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ए इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, कि अगर बी की तुलना में ए को देखा जाए तो ए क्या है, कहाँ पे है, रेस्ट पे, क्योंकि दोनों खड़े हैं, एक ही बस में खड़े हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर आप देखें बार बार ऑब्जेक्ट के नजरिए से, तो आप क्या लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट सी, कि जो ऑब्जेक्ट ए और बी है वो क्या है, मोशन में है, किसकी तुलना में, सी की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, किसकी तुलना में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो क्या होगा, वो मोशन में होगा। देखो बेटा एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको, कि मान लो हम पास में बैठे हैं, एक चेयर पे आपका दोस्त बैठा है, एक चेयर पे आप बैठे हो, तो आप ऐसा नहीं लगता आपको कि मोशन में हो, नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि दोनों बैठे हुए हो। लेकिन अगर आपको कोई चांद पे जाके देखे, अगर कोई आपको चांद पे जाके देखे, तो उसको आप क्या दिखाई दोगे, धरती के साथ घूमते हुए, ठीक है। तो आपको जो चांद वाला देख रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में तो आप क्या हो, मोशन में हो, लेकिन आपस में तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आपस में तुम क्या है, मोशन में नहीं हो, ठीक है। तो मोशन क्या होता है बेटा, आ गया समझ में डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो किस पे डिपेंड होता है, कि जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके ऊपर, और दूसरा किस पे डिपेंड होता है, जो बॉडी ने पाथ ट्रेवल किया है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम करेंगे डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कि जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके ऊपर जो पार्ट्स ऑफ मोशन होंगे, टाइप्स ऑफ मोशन होंगे, उस पर डिपेंड कौन कौन से होंगे। नंबर 1, पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में इसका टाइप बताऊंगा आपको। मान लो कोई बॉडी पोजीशन ए पे थी, ठीक है, कितने बजे थी, 9 बजे थी, 9 AM, ठीक है। अब 10 बजे पहुंचेगी कहाँ पे, बी पे,
11 बजे कहाँ पे पहुंच गई, सी पे। 12 बजे कहाँ पे पहुंच गई, डी पे। ठीक है, इस तरह से बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है, अब देखो मान लो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। बी और सी के बीच का भी 10 मीटर, सी और डी के बीच का भी 10 मीटर। ठीक है, तो देखो पहले 1 घंटे में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर। अगले 1 घंटे में भी कितना ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर। उससे आगे वाले 1 घंटे में भी कितना ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ भी 1 घंटे में कितना, 10 मीटर, यहाँ पे भी 1 घंटे में 10 मीटर, यहाँ पे भी 1 घंटे में 10 मीटर। तो बॉडी क्या कर रही है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है हर बार। हर बार क्या कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह का जो मोशन होता है, इस तरह का जो मोशन होता है, उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला टाइप कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो कैसे लिखोगे, इफ ए बॉडी travels equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform motion। कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि पहले 1 घंटे में 10 मीटर, अगले 1 घंटे में भी 10 मीटर, उससे अगले 1 घंटे में भी 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर। मतलब हर घंटे, हर बार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी हम क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। इस तरह का जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम इसका। फिर से एक एग्जांपल से पढ़ेंगे पहले। मान लो पॉइंट ए पे कोई बॉडी थी, ठीक है बेटा, ए पे कोई बॉडी थी 9 बजे, 10 बजे पहुंच गई कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 11 बजे पहुंच गई कहाँ पे, 12 बजे पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये डिस्टेंस है मान लो कितना, 10 मीटर। ये कितना है, 16 मीटर। ये कितना है, 7 मीटर। ठीक है बेटा, तो अब देखो पहले 1 घंटे में 9 से 10 तक 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। दूसरे 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 16 मीटर। और 11 से 12 1 घंटे में कितना किया ट्रेवल, 7 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, पता चल रहा है कि गाड़ी कभी धीरे हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है। मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस तरह का जो मोशन होता है जिसमें बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, क्या होगा, if a body travels unequal distances
intervals of time, in equal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform motion. क्या है कि if a body travels unequal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in a non-uniform motion. कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, या फिर आप इसका एक एग्जांपल और भी ले सकते हो कि पहले 10 मीटर ट्रेवल करने में 1 घंटा लगाया, फिर अगले 10 मीटर ट्रेवल करने में आधा घंटा लगाया, फिर अगले 10 मीटर ट्रेवल करने में 45 मिनट्स लगाए। मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल इंटरवल्स में। तो आप दोनों ही डेफिनेशन इसकी दे सकते हो क्या कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसका कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप ये कहते हो कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल नहीं सॉरी अगर आप ये कहते हो कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंसेस अलग अलग ट्रेवल करेंगी, अगर डिस्टेंसेस सेम है तो टाइम इंटरवल अलग अलग होगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसके बाद देखो, ये तो किस पे डिपेंड था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे, जो डिपेंड टाइप ऑफ मोशन था। इसके बाद में किस पे आता है? पाथ। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। कि पाथ के बेस पे हम मोशन को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं या टाइप्स निकालते हैं। तो सेकंड कौन सा है? डिपेंड्स ऑन पाथ ट्रेवल्ड। बॉडी ने जो पाथ ट्रेवल किया है, मतलब किस तरह से बॉडी आगे गई है, उसके ऊपर जो बेस्ट टाइप ऑफ मोशन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर लीनियर मोशन भी बोल सकते हो। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जैसे आप किसी रोड पे जा रहे होते हो, सीधे, बिल्कुल सीधे, इस तरह से। तो ये जो मोशन है कि जब कोई बॉडी क्या ट्रेवल करती है, पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे पहुंच गई, फिर यहाँ पे पहुंच गई। लीनियर मोशन में, लीनियर पाथ में ट्रेवल करती है, उस मोशन को क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? इफ ए बॉडी travels in a straight line path, the body is said to be in लीनियर मोशन। कि अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में ट्रेवल करती है तो हम क्या कहेंगे? बॉडी किस में है? रेक्टिलिनियर मोशन, इन रेक्टिलिनियर मोशन। कि अगर कोई बॉडी सीधी लाइन के पाथ में ट्रेवल करती है तो हम क्या कहेंगे? बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में है। इसके बाद में सेकंड टाइप कौन सा आता है? रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जांपल दे सकते हो आप? मैं बताता हूं एग्जांपल, एक मैं बताता हूं, बाकी आप खुद लिखोगे। क्या होता है? मान लो आपको याद होगा कि न्यूटन जी तो जो थे वो कहां पे बैठे हुए थे? सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कहां पे बैठे थे? सेब के पेड़ के नीचे। तो पेड़ के ऊपर से क्या आके गिरा? उनके ऊपर सेब आके गिरा, सेब आके गिरा।
तो ये जो शेप ट्रेवल कर रहा है बिल्कुल नीचे सीधे सीधा लाइन में जा रहा है शेप नीचे की तरफ, तो इसका मोशन कौन सा था? रेक्टिलिनियम। तो क्या है? फॉलिंग ऑफ, एग्जाम्पल क्या लिखोगे? फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री। ठीक है, आप और एग्जाम्पल आप लिखोगे अपने पास से। कई इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ये भी लिख सकते हैं फॉलिंग ऑफ मैंगो फ्रॉम द ट्री, नहीं और एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। ठीक है, तो आगे देखो सेकेंड टाइप कौन सा आएगा मोशन का? सेकेंड ऑसिलेटरी मोशन। क्या लिखोगे? ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? कोई पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसकी क्या होती है? मेन पोजीशन। एक बार इधर जाए, एक बार है इधर जाए, इस तरह से जो मोशन होता है ये मोशन कौन सा होता है? वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? व्हेन ए पार्टिकल या व्हेन ए ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels to and fro about its mean position। जो इसकी मेन पोजीशन है, इसके टू एंड फ्रो ये क्या कर रहा है? मोशन, या ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो क्या है? टू एंड फ्रो about its mean position, the object is said to be in oscillatory motion। oscillatory motion। अब इसका एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा बेटा पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। और भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, आप इसके एग्जाम्पल ढूंढोगे और लिखोगे। इसके बाद में थर्ड टाइप कौन सा आता है मोशन का? थर्ड टाइप इज सर्कुलर मोशन। तो नाम से पता चल रहा है बेटा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो क्या लिखोगे? व्हेन ए बॉडी या व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a circular path, the object is said to be in circular motion। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा बताओ? इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन revolves
around the nucleus in circular path। एक और एग्जाम्पल कौन सा होता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ। तो और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, तो ये नोट करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद में देखो बेटा क्या आता है, ये तो पता चल गया हमें कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो कितनी पोजीशन चेंज करता है, कितनी पोजीशन चेंज करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसा पार्ट ट्रेवल करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से कहाँ पे गया है, पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। ये यहाँ से भी जा सकता है, ये ऐसे 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 भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ए बी सी डी। तो चार या बहुत सारे इसके पास ऐसे रास्ते हैं जहाँ से ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता है। तो जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो जिस रास्ते से ये जाता है उसका एक्चुअल मेजरमेंट, जिस रास्ते से ये जा रहा है उसका एक्चुअल मेजरमेंट क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो क्या लिखेंगे हम, द एक्चुअल पाथ traveled by an object when it moves from initial position to फाइनल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, ए पे, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, बी पे। तो इसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए एक्चुअल में जो पार्ट ट्रेवल किया है उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। मीन्स ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो जिस डिस्टेंस से ये जा रहा है, जिस पाथ से ये जा रहा है, उस पाथ का जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो इसको क्या लिखेंगे, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो इसके बाद क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, ये कहाँ पे गया है, बी पे गया है। कहाँ पे गया है, ए से बी पे गया है। अब चाहे ये यहाँ से गया हो, चाहे ये ऐसे गया हो, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमें कौन सी डिस्टेंस मेजर करनी है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, कम से कम दूरी, कम से कम दूरी। तो क्या लिखोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन।
कि जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की के बीच की सबसे कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखोगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन is known as displacement। ठीक है, क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन थी जहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया, ये क्या है, फाइनल पोजीशन जहां पे ये जाके रुक गई। मतलब जिन दो पोजीशंस के बीच में हमने ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है। तो मान लो 10 बजे बॉडी यहाँ पे थी, 11 बजे यहाँ पे पहुँच गई। तो हमें क्या देखना है, ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, कितनी ट्रेवल की है। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ से आई है या यहाँ से आई है या फिर यहाँ से आई है। हमें क्या देखना है, ये वाली डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी यूनिट क्या होती है, सेम, मीटर। तो दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। डिस्टेंस की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।